तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की, उनके संरक्षण की, उनके संवर्धन की आज आवश्यकता क्यों है। क्या आज के हमारे देश की स्थिति में हमें सिर्फ एलोपैथ पर डिपेंड रहना चाहिए, या एलोपैथ के अलावा भी एलोपैथ जो अभी प्रेजेंट स्टेबलिश सिस्टम की बात कर रहा हूं, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, इनको भी मिला लूं अगर, तो क्या इन पर हमें डिपेंड रहना चाहिए, या अपनी पारंपरिक चिकित्साएं जो सर्वदूर सारे देश में अनेक वर्षों से चलती आ रही हैं उन पर भी कुछ काम करना चाहिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या ऐसा करना चाहिए? हमें अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए? क्या उस पर हमें रिसर्च नहीं करनी चाहिए? इन सारी बातों को जानने के लिए पहले हम कुछ आंकड़ों की चर्चा कर लें, क्योंकि आप भी अपनी बात करेंगे और मैं भी जैसे अपनी चीजों को आपको शेयर करना चाह रहा हूं। तो पहले आंकड़े क्या कहते हैं, तो मैं आपको आंकड़ों की शेयरिंग आपके साथ करूंगा, और इनमें से कुछ चीजें आप जानते हैं और इनमें से कुछ चीजें आप नहीं जानते हैं। तो गूगल के आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एक बात आपको पता है कि भारत की आबादी इस समय पर लगभग 130 करोड़ है। भारत की आज के समय 130 करोड़ लगभग है। 6.5 लाख गांव हैं और लगभग 4000 शहर हैं। इन 4000 शहरों में 300 शहर ऐसे हैं जिनमें 1 लाख से अधिक आबादी रहती है, और 7 शहर ऐसे हैं जिनमें 30 लाख से अधिक आबादी रहती है, मतलब 30 से थोड़ी अधिक, ऐसा कुछ हो गया। तो कुल मिलाकर 400 शहर और 6.5 लाख गांव हैं। और आपको भी पता है और हमको मतलब सबको पता है, 70% आबादी हमारे देश की सिर्फ और सिर्फ गांव में रहती है। 30% आबादी इन 4000 शहरों के अंदर रहती है। अब ये तो हमारे देश की जनसंख्या घनत्व है कि शहर 70% आबादी शहर में उसमें गांव में है और 30% आबादी शहर में है। अब स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट कहता है कि क्वालिटी हेल्थ की देखभाल प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण वो बहुत महंगी है और अनअफोर्डेबल है। इस बात को सारा भारत जानता है कि प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ होने के कारण, जो प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री है जो हेल्थ को देखती है, वो इतनी महंगी है कि कॉमन मैन की अप्रोच से बहुत दूर है। वो वहां इलाज नहीं करा सकता। जिस देश की आबादी 70% गांव में रहती हो, जो गरीब हो, जो जंगलों में रहती हो, जो वनों में रहती हो, वो इस महंगी अनअफोर्डेबल प्राइवेट हेल्थ सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर सकती। और इसीलिए अगली है कि दूसरी गंभीर समस्या यह है कि ऐसे रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है। मतलब तुरंत इलाज की आवश्यकता, ऐसे रोगियों की और रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और तीसरी महत्व की बात यह है कि दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से 162वें नंबर पर भारत आता है। 162वें देश पर भारत आता है, जहां 32 प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। सिर्फ 32 प्रकार की बीमारी ठीक हो सकती हैं, बाकी लोग मर जाते हैं। इसी के साथ आगे का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। अब सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? भारत में इस 130 करोड़ आबादी को देखने के लिए 70% गांव और 30% शहर की आबादी को देखने के लिए सरकारी आंकड़े ये हैं, 35,000 छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं। 35,000 छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिनमें मात्र 14 लाख बेड हैं। 14 लाख। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 2% डॉक्टर उपलब्ध है। 70% आबादी जहां पर है, वहां 2% डॉक्टर नाम का प्राणी उपलब्ध है। बाकी सारे डॉक्टर्स जहां 30% आबादी है, वहां पर उपलब्ध है। तो एक कितना बड़ा गैप आ गया। जहां 70% आबादी, वहां सिर्फ 2% डॉक्टर उपलब्ध हैं। ये आंकड़ा है कि 40% लोग इलाज के खर्च में अपनी जमीन जायदाद
बेच देते हैं। 40% लोग जो इलाज कराने के लिए आते हैं उनमें अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं। मतलब इतना महंगा उनको खर्चा है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, घर जमीन जायदाद बेच देते हैं। ऐसी कंडीशन है। प्राइवेट हेल्थ केयर का जो इंडस्ट्री का जो वो है, ध्यान करना, क्योंकि वह रेवेन्यू पर चलती है। इंडस्ट्री है ना, नेट इनकम पर चलती है, नेट प्रोडक्शन पर चलती है। इसीलिए 4 लाख करोड़ इसका वार्षिक बजट है, जो 2022 तक लगभग 8 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। अभी 2020 है, ये 2022 तक डबल हो जाएगा, जहां 8 लाख करोड़ जिस देश का हेल्थ बजट हो और जिसकी 70% आबादी गांव में रहती हो, आधी से अधिक जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे जीती हो, उसको कैसे मृत्यु के मुंह पर छोड़ा जा सकता है? तो क्या हमें प्रेजेंट जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उस पर काम करना चाहिए, या इससे हटकर कुछ चीजें और सोचनी चाहिए? यहीं पर अगली बात आती है कि डेंगू या टाइफाइड 50,000 से 1 लाख, कि डेंगू और टाइफाइड में अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया व्यक्ति तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। अगर घुटना रिप्लेसमेंट कराना है तो 4 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। कमर की सर्जरी का खर्चा 2 से 5 लाख के बीच में बैठता है। और हार्ट पर स्टंट अगर डालना है, केवल हार्ट स्टंट जो बड़े कॉमन है, नौजवान भी डलवा सकता है, 2.5 लाख का लगभग खर्चा आता है। और यहीं पर ये जो डिटेल्स है वो बताते हैं कि हार्ट की सर्जरी जो आज बहुत कॉमन हो गई है, 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। हॉस्पिटल में एक दिन रहने का खर्च 35 से 50 हजार रुपए होता है। दवा और अन्य टेस्ट जो कराए हैं उनका खर्चा अलग है। ऐसी भयंकर स्थिति अपने देश की है जिसकी बात मैं करता हूं। जो मैंने बात बताई आपको, ये भी आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने वाले 40% लोग कर्ज लेकर या संपत्ति बेचकर अपना इलाज कराते हैं। 25% लोग इलाज करा ही नहीं पाते। 25%, 130 करोड़ आबादी के देश में 25% है, करा ही नहीं पाते। और महंगा इलाज होने के कारण देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इलाज से दूर हो जाती है और बीमार होते ही व्यक्ति को भविष्य के प्रति भय पैदा करने वाला ऐसा सारा दृश्य सामने नजर आता है कि जो प्रेजेंट हेल्थ सिनेरियो है, जो दृष्टिकोण है, ये सारा जो प्रेजेंट सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या हम अपने देश के स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो सब तरफ से एक ही उत्तर आएगा, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मात्र 2% डॉक्टर नाम का प्राणी गांव में है, जहां 70% आबादी है और गरीबी सबसे अधिक वहां है। इतना महंगा और अनअफोर्डेबल हमारा इस समय का हेल्थ सिस्टम है। तब फिर पारंपरिक चिकित्साएं जो भारत की हैं, वो हैं तो हजारों वर्षों से, आज भी लोग करने वाले हैं, लेकिन मर क्यों रही हैं, जीवित क्यों नहीं हो रही हैं, उन पर शोध क्यों नहीं हो रहा है, उन पर रिसर्च क्यों नहीं हो रही है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे कितने लोग हैं जो गांव-गांव में बोन्स हड्डी को सेट करने का काम करते हैं? अस्थमा ठीक करने वाले लोग हैं, पाइल्स ठीक करने वाले लोग हैं, वो बड़ी टेक्निक है, मंत्रों से करने वाले, ठीक इलाज करने वाले लोग हैं। ट्रेडिशनल कितने लोग हैं और उनका रिजल्ट 100% है। मेडिसिन का रिजल्ट तो 100% भी नहीं है, विद साइड इफेक्ट है, लेकिन उनका रिजल्ट 100% है। तो ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां आखिर क्यों विकसित नहीं हुई? तो ध्यान करना, यहां 2 प्रकार की चीजें यहां आएंगी। एक है जो प्रेजेंट जो हेल्थ सिस्टम है, इसने उनको जानबूझकर एक तो विकसित नहीं करने दिया, यह बोलकर कि ये अनसाइंटिफिक हैं, ये नीम हकीम हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति ने, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, इसीलिए वो दूर भेज दिया। उस व्यक्ति के पास 2 चीज की कमियां थी। एक तो उसके पास ग्लैमर नहीं है, चमक धमक नहीं है। जब वो बैठा है वो गांव में ऐसे ही साधारण सा बैठा है, वो फटा है, अगर धोती फटी हुई है तो फटी हुई है, चलेगा। अगर बहुत मिट्टी से लिपाया हुआ है तो उतना ही है, वहां उसके पास सीमेंटेड और सारी चीजें, एयर कंडीशंस नहीं है उसके पास। तो एक तो उसके पास ग्लैमर नहीं है, और दूसरा विषय यह है, ये रोजगार के साथ नहीं जुड़ी है। अगर ये रोजगार के साथ जुड़ गई होती तो भी ये प्रॉब्लम नहीं होती।
इनकी क्वालिटी क्या है? रिजल्ट देती हैं 99 नहीं, 100% रिजल्ट देती हैं। इनके दवा पर बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता, इसीलिए अफोर्डेबल हैं। तीसरा, रीच इजी है। चौथा, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पांचवा, ये इको फ्रेंडली है। क्यों इको फ्रेंडली है? किसी प्रकार का प्रकृति में कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। शरीर में दुष्प्रभाव न छोड़े अलग बात है, प्रकृति में भी किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। और महत्व की बात यह है, परमानेंट क्योर करती हैं। शरीर के इंटरनल सिस्टम के अंदर कोई बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं करती हैं। एक चीज को ठीक कराने जाओ 10 चीजें ठीक हो जाती हैं। मतलब उनका साइड इफेक्ट भी ऐसा है, गए तो थे हड्डी ठीक कराने के लिए, एसिडिटी ठीक हो गई। गए थे हार्ट की दवाई लेने के लिए, पेट ठीक हो गया। तो मतलब उनके इफेक्ट भी होलिस्टिक हैं। रोग विशेष पर ध्यान रखने के साथ साथ भी पूरे शरीर का इलाज करती हैं और किसी भी उम्र के व्यक्ति का इलाज करती हैं। ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जो पारंपरिक हैं, हजारों वर्षों से भारत में आई हैं, भारत की आत्मा है। इतनी सारी इनकी क्वालिटी है, इनको सीखने के बाद व्यक्ति सहज रूप से इलाज कर सकता है। उसको बहुत बड़े सिस्टम खड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बैंकों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का सिस्टम लगाएगा तो उसके बाद इलाज करेगा। नहीं, उस पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इतने सारे खर्चे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो डायग्नोज भी अपने आप करती हैं और ट्रीटमेंट भी अपने आप करती हैं, यानी निदान भी और इलाज भी दोनों अपने आप ही करती हैं। सारी चीजें उसके पास ही हैं। तब ये 8 लाख करोड़ का जो बजट है, इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करते ही ये नीचे दबकर आ जाता है। निश्चित ही इसमें कंपनियों का नुकसान होगा और कंपनियां हमारे जैसे, मेरे जैसे लोगों के अगेंस्ट एक्टिव भी हो सकती हैं। क्यों? जब उनका रेवेन्यू अगर नुकसान पर जाएगा तो भाई देखेंगे ना, जब तक उन जो उठने वाले लोग थे उनको नहीं उठने दिया और अब दिखाई देगा उनको कि भाई हमारा बजट घाटा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर वो रगड़ भी लगा सकती हैं। लेकिन पारंपरिक लोगों पर रिसर्च, पारंपरिक लोगों का संवर्धन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा प्रश्न आपसे ऐसा है। क्या भारत को इसी प्रकार की समस्याओं पर छोड़ना चाहिए? और यहीं आज एक और सिनेरियो देखें तो कुछ कॉमन डिजीज, मैं 8 बीमारियों का नाम ले रहा हूं, सिर्फ 8 बीमारियों का नाम ले रहा हूं। 4 से 8 क्यों हो जाएगा हेल्थ बजट? 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ क्यों? सिर्फ मैं 8 से 10 बीमारियों का नाम ले रहा हूं। यह बीमारी आज हर घर में है। कमर, घुटना, गर्दन दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर और ब्लड प्रेशर, इनमें से कोई ना कोई एक बीमारी हर घर में है, घर अछूता नहीं है। और इन सब में दवाएं असर बहुत कुछ करते नहीं है, इनका परमानेंट इलाज दवा से नहीं है, तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। हेल्थ बजट तो अपने आप बढ़ जाएगा, इनके टेस्ट कराने पड़ेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। तब फिर पारंपरिक चिकित्साएं, इनका संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। और इनके संरक्षण संवर्धन के लिए आवश्यक क्या है? इस प्रकार के लोगों की सूची बनकर वो जो कर रहे हैं उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान हो और वैज्ञानिक अनुसंधान साइड बाय साइड होते रहें, साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण भी हो, ट्रेनिंग भी लोग लें और ट्रेनिंग लोग लेने के बाद वह अपने आजीविका से जोड़ें। इस सारे सिस्टम को ध्यान में रखने के बाद कि परमानेंट अगर अपने देश की समस्या का समाधान करना है तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को ही विकसित करना पड़ेगा। और उनमें से आरोग्य पीठ ने पहला टारगेट लिया है और वो लिया है न्यूरोथेरेपी, कि न्यूरोथेरेपी को आजीविका के साथ जोड़ेंगे, न्यूरोथेरेपी को एक अच्छे ग्लैमर के साथ जोड़ेंगे, ट्रीटमेंट पर करने वाला एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम करेगा। जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम करेगा तो ऑटोमेटिकली यूथ को इसमें भविष्य नजर आएगा, यूथ को भविष्य नजर आएगा। तब ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां आदर्श बन रही है और बन रही है। आपने भी एडमिशन इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें आपको अपना कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है। अदरवाइज तो कौन पढ़ता है? इंटरनेट पर तो इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है। आपको अपनी जिंदगी में कुछ स्किल डेवलप होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल में आज मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले के लेवल आप कंप्लीट कर चुके हो, आप कंप्लीट कर चुके हो, स्टेप अप हुए हो,
तभी आप ये मेरी बात सुन पा रहे हो। तो यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां आपको रोजगार दे रही हैं, आपको एक आशा की किरण जगा रही है। न्यूरोथेरेपी जैसी ही अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी हैं और इनमें काम करने वाला व्यक्ति लुटेरा नहीं बन सकता, इनमें काम करने वाला व्यक्ति चीटर नहीं बन सकता, इनमें काम करने वाला व्यक्ति भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होगा, देशभक्ति से ओतप्रोत होगा, न देश के प्रति न व्यक्ति के प्रति गद्दारी कर सकता है। तो हमें कैसे लोग चाहिए? अपने लोगों से गद्दारी करने वाले, अपने ही देश से गद्दारी करने वाले, या अपने देश की भावना से ओतप्रोत, देशभक्ति और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत लोग चाहिए। यह ओतप्रोत लोग भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अंदर ही मिल सकते हैं। तब इनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है, और जब इनका संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है तो आपके और हमारे जैसे लोगों को मिलकर के आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। भारत के अंदर जो 6.5 लाख गांव हैं जिनकी बात मैंने बोली है, सारे देश में कहीं ना कहीं कोने में, हर जिले में, हर तहसील में और इवन हर गांव में ऐसे अनेक प्रकार के चिकित्सक हैं, पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनके दादा करते थे, अब आजकल वो करते हैं। चाहे वो हंसली ठीक करते हों, चाहे हड्डी ठीक करते हों, चाहे सियाटिका दर्द ठीक करते हों, चाहे माइग्रेन्स ठीक करते हों, चाहे अनेक सारी बीमारियां वो ठीक करते हैं, पर उन्हें वो जो करते हैं उसका विज्ञान नहीं पता। इसीलिए उसके अनुसंधान की, उसके संरक्षण की और उसके संवर्धन की आवश्यकता है। ध्यान रखना, इन सब चिकित्सा पद्धतियों का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में जैसी हमारी दिनचर्या है, जैसा हमारा खान पीन है, बीमारियां तो बढ़ने वाली हैं। छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर सूजन है, छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां कमजोर है, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, अस्थमा आ रहा है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आंकड़े कहते हैं 40% बच्चों को श्वास संबंधी रोग है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है। और साल भर में 8 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं जब टीवी पर वही इंडेक्स देखते रहते हैं कि भैया पोल्यूशन कितना है, पोल्यूशन कितना है, और टीवी चिल्ला रहा होता है कि कैंसर बढ़ेगा और ये सब बढ़ेगा। तब कौन आएगा इलाज करने के लिए? तब यही पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां इलाज करने में देश का संबल बनकर खड़ी होंगी। तो हम इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरोग्य पीठ के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर खड़े हों। किस प्रकार से खड़े हो सकते हैं? तो नंबर 1, आप ऐसे लोगों के नाम आरोग्य पीठ को मेल कर सकते हैं, लिखा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा कर रहे हैं। तो एक सूची बनने में क्रम बनेगा, क्योंकि सारा देश बड़ा है, सब जगह की जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो नंबर 1, उनको आप हमारे पास भेज सकते हैं सूची बनाकर, जिससे हम उन्हें संपर्क करें और उन पर काम करना शुरू करें। नंबर 2, ऐसे चिकित्सकों को आप अपने लेवल पर भी उत्साहित कर सकते हैं। करो भाई, बहुत बढ़िया, जहां कहीं जरूरत है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 3, हम जो आरोग्य पीठ रिसर्च कर रहा है, जिस प्रकार के अनुसंधान को कर रहा है, आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। आर्थिक रूप में भी हो सकते हैं, समय देकर भी हो सकते हैं, सेवा के रूप में भी आप आके काम कर सकते हैं। नंबर 4, दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि भैया तुम भी ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ना, न्यूरोथेरेपी, उसको सीखो, न्यूरोथेरेपी सीखो। आप उनको प्रेरित कर सकते हो। युवा है, अपना कैरियर देख रहा है, क्या करूं? बोले बेटा जा न्यूरोथेरेपी सीख। न्यूरोथेरेपी का स्कोप बहुत बड़ा है, हर घर में इसकी आवश्यकता है, हर घर में इसकी आवश्यकता है। तो युवाओं को बोलो जाओ इसको सीखो। दुनिया में कितनी भी मंदी आ जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कभी मंदी नहीं आती, और शिक्षा में भी आ जाए तो भी स्वास्थ्य में कभी मंदी नहीं आएगी। और ये तो बिना दवा के इलाज करने वाला व्यक्ति है, तो इसको तो बिल्कुल भी मंदी नहीं आएगी। अपना घर परिवार भी अच्छी तरह चला लेगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगा और शान भी उसकी होगी। तो इस प्रकार युवकों को आप प्रेरित करें। अगला क्रम है, ऐसे लोगों को प्रेरित करें जो बीमारी से सफर कर रहे हैं। भैया तुम जाओ इलाज यहां कराओ, न्यूरोथेरेपी से इलाज कराओ। आरोग्य पीठ या आरोग्य पीठ से ट्रेंड जो लोग हैं, थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने सीखा है, आप उनके लिए प्रेरित करो, जाओ भैया वहां इलाज कराओ, अपना इलाज कराओ। क्यों? कम खर्चे में, बिना साइड इफेक्ट के परमानेंट क्योर मिलेगा।
तो अब आप इस प्रकार भी प्रेरित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कर सकते हैं, आप जहां हैं अपने बारे में सोचिए कि किस प्रकार इस अनुसंधान, इस रिसर्च और डेवलपमेंट के काम पर आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। कि आप सोशल मीडिया के व्यक्ति हैं तो वहां प्रचार करिए। आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास भंडार है, तब आप इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए, जिसमें से न्यूरोथेरेपी को हमने आदर्श बनाया है, न्यूरोथेरेपी को विश्व के सर्वोच्च शिखर तक लेके जाना है, जिसके बाद फिर अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी इनके साथ, एक व्यक्ति आगे जाता है उसके साथ और भी आगे चलते चले जाते हैं, कोई एक मार्ग बनाता है। तो न्यूरोथेरेपी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में मार्ग बना रही है। आओ ऐसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन में हम सब लोग मिलकर काम करें और अपने भारत को फिर से विश्वगुरु, स्वस्थ, समृद्ध और विश्व का कल्याण चाहने वाला यह देश, को कल्याण करने की भावना वाला रखने वाला यह देश फिर से खुद स्वस्थ हो और दुनिया को स्वस्थ करने की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।